हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज पढ़ने वाले हैं हम बिहार का प्राचीन इतिहास और उसकी संस्कृति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी के लिए जो बिहार के जो भी एग्ज़ाम होंगे। और इस समय आपको पता है अगस्त के लास्ट में शेड्यूल्ड है बिहार के टीचर्स का एग्ज़ाम, है ना। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों लेवल का एग्ज़ाम है। इसके साथ साथ बीपीएससी के थ्रू जो प्रशासनिक वैकेंसी हैं वो भी आ चुकी हैं, उसकी भर्तियाँ भी होनी है। तो जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ भारत में कोई भी एग्ज़ाम हो तो भारत अपने हर राज्य से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है, तो बिहार उससे अछूता नहीं है। तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और देखिए इसमें जो है मैं 70 क्वेश्चंस लाई हूँ, 70 प्रश्न हैं, वन लाइनर प्रश्न है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आपको बता दूं, ये पूरी वीडियो देखिएगा, आपके लिए ज़रूर इम्पॉर्टेंट है और इससे आपको कुछ क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए, नवपाषाण काल का प्रथम ज्ञात स्थल जो हड्डी के उपकरणों के लिए, हड्डी से बनाए हुए उपकरण, इसके लिए पूरे देश में विख्यात है। तो इसका नाम है चिरांद, जिसे सारण भी कहते हैं, और ये बिहार में ही है। और इसको चिरांद से ऐसे याद कर लीजिएगा कि चिरांद माने जो बदबू जैसी, तो हड्डी से ऐसे याद कर लीजिएगा। कहीं पे हड्डी पड़ी हो तो बदबू जैसी आती है। केवल याद करने के लिए आपको ट्रिक बता रही हूँ दोस्तों मैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड, मृदभांड क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन काले चमकीले रंग के मिले हैं। तो बक्सर और चिरांद, देखो आ गया बिहार से ही। तो चिरांद से दोनों चीज़ें आपको दिख गई, काले चमकीले मृदभांड भी और हड्डी के उपकरण भी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था। तो मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और आपको पता है 16 महाजनपद आपने पढ़े ही होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं दोस्तों तो जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बिहार के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से बिहार के क्षेत्र 16 महाजनपद में आते थे वो भी पढ़ लीजिएगा, उनकी राजधानी भी। 16 महाजनपद के अंतर्गत मगध था, और मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था। 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का सम्राट जो अशोक थे, उनके काल में गहरा कुआं बनाया गया था। वो कुआं कहाँ पर स्थित है। तो वो पटना में स्थित है और इसका नाम है अगम कुआं। क्या नाम है इसका, अगम कुआं। वैदिक, अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में बिहार 3 भागों में विभाजित था। और ये 3 भाग कौन कौन से थे। तो एक तो मगध, आपने ऊपर अभी पढ़ा, दूसरा अंग और तीसरा विदेह जिसे मिथिला कहते हैं। और मिथिला की राजकुमारी आपको पता है कौन थी, सीता जी। ये आपको पता होगा, आपने जब अगर रामायण देखी है तो। छठा क्वेश्चन है, विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र से आप समझते हैं क्या मतलब है। तो वो बज्जी संघ था, वैशाली जिसे कहा जाता है, वैशाली नाम भी है। लोकतांत्रिक का मतलब जहाँ है जहाँ पर जनता है उसके लिए भी नियम कानून बने हों, उसके भी अधिकार रहे हों। ठीक है। 7वां है यहाँ पर, उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो नो डाउट मगध था। और मगध की राजधानी राजगृह थी, राजगीर भी कहते हैं उसे, और ग्री ब्रिज भी कहते हैं, ये भी राजधानी थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो राजगृह या ग्री ब्रिज। ठीक है। अगला 9वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो लिच्छवियों के द्वारा। और लिच्छवी वंश की एक महारानी थी, उनका नाम आप बताएंगे कि क्या था। मगध राज की स्थापना किसने की थी। तो बृहद्रथ ने की थी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आता है, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे। तो बिंबिसार के दरबार में थे। और बिंबिसार ने जो थी कौन से वंश की स्थापना की थी। तो सुनो, जो थी हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। ठीक है, तो ये उसका स्थापना किसकी, कौन से वंश की, हर्यक वंश की। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के शासक कौन कौन थे। एक तो बिंबिसार, हर्यक वंश और अजातशत्रु। ठीक है, ये थे। अगला है, बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये नो डाउट गौतम बुद्ध को हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था, तो उसके बाद 4 बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, उसकी पहली बौद्ध संगीति पूछी जा रही है। तो पहली जो थी राजगीर या राजगिरी, देखो आगे राजगिरी कह लो चाहे राजगीर कह लो। और ये मगध की राजधानी तो थी, यहाँ पर हुई थी पहली बौद्ध संगीति। अगला है, महात्मा बुद्ध ने, और बौद्ध संगीति, चारों बौद्ध संगीति दोस्तों पढ़ लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो बिहार का क्षेत्र था वो बौद्ध धर्म वहाँ पर काफ़ी प्रचलित था, इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म
चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये देखने जाइएगा, देखने योग्य जगह है। बिंबिसार के विशाल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी गृहब्रज थी। अगला है जैन धर्म के, तो मगध से रिलेटेड हो गया आपको, हर्यवंश याद आ गया आपको। उसके बाद क्या है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? तो पावापुरी राजगृह में है। राजगृह देखो कितना पवित्र जगह है सबके लिए। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और दूसरी जैन संगीति जो है बल्लभी गुजरात में जाके हुई थी। तो प्रथम जो है वो बिहार से रिलेटेड है। प्रथम जैन संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अब आप ये सोचिए कि देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही बिहार से कितने रिलेटेड हैं, और उसके साथ साथ बिहार की शिक्षा कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो बिहार के इतिहास को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो जूनागढ़ का अभिलेख जो है उसमें रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। पहले क्या होते थे, अभिलेख बनाए जाते थे, शिलालेख होते थे जिन पे मतलब पत्थरों पे लिख देते थे लोग, और कुछ लोग दीवारों पे लिख देते थे, और अलग से अभिलेख, कागज़ों के अभिलेख भी बनने लगे। तो अलग अलग तरह के अभिलेख होते थे, उस पर अपनी अपनी जो उपलब्धियां थी राजा वो कहते हैं छपवा देते थे या लिखवा देते थे या उकेरवा देते थे, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ उनकी जय जयकार करें, उनकी वाहवाही करें, उनकी उपलब्धियों को देखें और समझें और फिर उससे प्रोत्साहित हों। तो इसलिए ये होता था। अगला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? अधिकरणों में, तो 15 इसमें अधिकरण है इस चीज़ को। और अर्थशास्त्र भले ही इसका नाम है, लेकिन ये राजनीति से रिलेटेड इनकी बुक है। इसका बुक का नाम है अर्थशास्त्र। हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक वाणभट्ट है, पुस्तकें भी पढ़ लेना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू को प्रकाश में लाया गया है? तो नीतियाँ जो है, राजनीतिक नीतियाँ, मैंने कह दिया। भले ही बुक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन उसमें बताया किसके बारे में गया है? राजनीति के बारे में। तो यहाँ पर ये आ गया। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। शिशुनाग वंश को समाप्त करके मगध में नंद वंश की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? तो वो महापद्मानंद ने की थी। और महापद्मानंद को किसने हराया था? आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल आ गया था। ये दिखा, नंद वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? महापद्मानंद था। और नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन आ गया था? तो मौर्य वंश का आ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य आ गए थे, जिसमें चाणक्य के साथ मिलकर। ठीक है, और यहाँ भी पूरी कहानी है कि चाणक्य ने जो है महापद्मानंद को हटाने के लिए क्यों प्रण किया था, फिर वो इस चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर आए थे। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम शासक कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? ये बिंबिसार था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में किसने नियुक्त किया था? तो ये बिंबिसार ने नियुक्त किया था। अभी क्वेश्चन आया था ना कि बुद्ध के समकालीन कौन थे, तो उसमें बिंबिसार और अजातशत्रु थे। तो बिंबिसार ने जीवक को बुद्ध जी की सेवा के लिए रखा था। बिंबिसार की हत्या किसके उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी? तो ये देवदत्त के उकसाने पर की थी। ठीक है, देवदत्त ने उकसाया था, फिर इसने जो है बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ये वो वाला वंश है जिसमें वो पुत्र जो है अपने पिता को मार देता है राजगद्दी के चक्कर में। तो ये होता है। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक, ये क्वेश्चन आता है कुड़िक वाला। ठीक है, अजातशत्रु को कहा जाता है कुड़िक। किसे कहा जाता है? अजातशत्रु को। 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व काल में सबसे महत्वपूर्ण गढ़ संघ कौन सा था? तो वैशाली। अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था यही। किस शासक के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। और उसके बाद जो है कहाँ पर? राजगीर में, चाहे उसे राजगीर कह लीजिए। किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी? तो ये है कालाशोक, और वैशाली में हुई थी। तो आ का करके याद कर लेंगे ना आप, आ का तो भी आपको याद हो जाएगी। देखो, पहली है अजातशत्रु, फिर कालाशोक है, फिर अशोक है, फिर कनिष्क है। ठीक है, देखिए, अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क है। तो आका करके याद कर लेंगे। तो ये चारों बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई आपको याद हो जाएंगी। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो चारों बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई आपको याद हो जाएगी।
तो वैशाली में हुई थी दूसरी, पहली राजगीर में हुई। अब तीसरी के बारे में पूछ रहे हैं। देखो तीसरी बौद्ध संगीति मैंने बताया अशोक के और पाटलिपुत्र में हुई है। चौथी के बारे में भी आ गया, देखो कनिष्क आ गया ये। और कुंडलवन में हुई थी। कहाँ कुंडलवन कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चौथी बौद्ध संगीति जो है इसका आयोजन हुआ था। कितनी बौद्ध संगीति बिहार में हुआ था इनका आयोजन? तो 3 का हुआ था। 3 का बिहार में, वो मैंने कहा बौद्ध संगीति पढ़ लेना, बिहार से रिलेटेड। और चौथी आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। बिंदुसार की माता का नाम क्या था? ऐसे क्वेश्चन आजकल आते हैं। तो बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। क्या था? दुर्धरा। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो अशोक का पुत्र था कुणाल, वो बना था मौर्य साम्राज्य का शासक। और ये अशोक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था, पोता कह लीजिए, नाती कह लीजिए, बात एक ही है। तो ये उनका पोता था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ये आ सकता है, ये अलग टाइप का है, तो इसका नान्य देव थे। ठीक है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह थे। चीनी यात्री हेंग सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये सबको ही पता होगा, नालंदा विश्वविद्यालय में, इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय। इसको नष्ट किसने किया था? इससे रिलेटेड वीडियो चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। किस स्रोत से पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो इंडिका, जो बुक इंडिका है उससे पता चलता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? तो धर्मपाल ने रखी थी। पाल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, धर्मपाल। बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ स्थित है ये गुप्तेश्वर मंदिर? कैमूर की पहाड़ियों में। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने, जिन्हें आजीविका चाहिए थी और जो वहाँ रहना चाहते थे। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो भाब्रू स्तंभ है। उस स्तंभ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, कि अशोक जो है मगध के सम्राट रह चुके हैं। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति इम्पॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। तावे की मूर्ति कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो वो सुल्तानगंज भागलपुर में प्राप्त हुई है। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको खुद ही लग रहे होंगे। चीनी यात्री हेंगसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों का वर्णन किया है हेंगसांग ने। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो वो 7वीं शताब्दी में की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो ये गुप्त काल में हुई थी। ठीक है। और इसके बाद गुप्त काल अलग है, मौर्य काल अलग है, इस चीज़ को याद रखना। किसके प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो ये देखो कुमारगुप्त प्रथम, जो समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, ये सब थे, इनकी बात हो रही है यहाँ पर। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की किस शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी? तो महायान, हीनयान महायान दो थे बौद्ध धर्म में, तो महायान की शाखा की यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम क्या था? तो पाली था। ये इंपॉर्टेंट है, रट लेना ये, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाते हैं। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? तो ये पाटलिपुत्र से मिली हैं। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में है? वो बिहार में है ओदंतपुरी। और शिक्षा केंद्र से रिलेटेड, यानी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड चैनल पर वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं एक बार चैनल पर विजिट करके। बेसर शैली का विस्तार था। ठीक है, विस्तार लिखा है, ये विस्तार नहीं है, विस्तार। कहाँ तक फैली थी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है बिंद से लेकर कृष्णा के बीच तक, कृष्णा नदी और बिंद की जो पहाड़ियाँ थी, बिंद की पहाड़ियाँ और कृष्णा कावेरी नदी थी, उसके यहाँ तक फैली हुई थी ये बेसर शैली। ओदंतपुरी महाबिहार का संबंध किस कला से है? तो ये पाल कला से है। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो ओदंतपुरी को ही कहते हैं बिहार शरीफ। ठीक है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र को। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन, आपको पता है, अभी बताया। हीनयान महायान की पर यहाँ पर जो है शिक्षा दी जाती है। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठ गया था? महावंश के अनुसार तो ये 15 वर्ष में जो था सिंहासन पर बैठ गया था। पहले बहुत छोटी छोटी आयु में राजा बन जाते थे। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। ये 16 महाजनपद से बात आ गई।
तो अंग जनपद चंपा इसकी राजधानी थी, इस चीज़ को याद रख लेना, ठीक है। चंपा चमेली का जो तेल होता है वो हम अपने अंग पर लगाते हैं, शरीर पर, ऐसे आप रट सकते हैं इसको। नहीं तो 16 महाजनपद की राजधानी रटना बड़ा कठिन है, ट्रिक लगानी पड़ती है। मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी चैनल पर लेके आऊँगी, जिससे कि आप अच्छी सी ट्रिक से इन्हें याद कर सकें। किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? पूरा पश्चिम का किधर? गुजरात की तरफ। तो रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था, इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव जो था वो काफ़ी दूर तक फैला था। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित कर दिया गया, वह दफन है, कहाँ पर दफन है? नालंदा में दफन है वो अभी। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्र के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो वो मथुरा था, ठीक है। मथुरा भी 16 महाजनपद के अंतर्गत आता है, ठीक है। कथा सरिता सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव हैं। नालंदा बिहार को किसने नष्ट किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था। ये सेनापति था किसका? मोहम्मद गौरी का। अगला 70वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन। अशोक का रामपुरवा, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है। देखो स्तंभ पे लिखे होंगे, स्तंभ माने खंबे होते हैं, उन पे लेख हैं, लिखे हुए हैं, वो कहाँ पर स्थित हैं? तो वो चंपारण बिहार में स्थित है। ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए जाके। तो ये जो वीडियो थी इसमें 70 क्वेश्चन थे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इससे आपको क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन में ऐसा कुछ इश्यू होता नहीं है, आपके लिए बस रेड बटन क्लिक करना है और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है बस। और आपके लिए जो भी अपडेट होंगे इस चैनल से जाएंगे वो सबसे पहले मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, एक बार फिर से कह रही हूँ, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।